जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी 2014 में, तब बहुत सारे सवाल थे। क्या वाकई ये सरकार बदलाव लाएगा? क्या भारत की तस्वीर सच में बदल दी जाएगी? कई लोगों का ये मानना था कि फिर वही पुरानी राजनीति का दौर दोहराया जाएगा। पिछले 11 सालों से क्या बदला, क्या नहीं बदला? क्या नरेंद्र मोदी सच में लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? जानते हैं इस वीडियो में। चलिए आपको उस सफर की कहानी सुनाता हूँ। क्या बदला, क्या नहीं बदला, ये आप खुद तय कर पाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने मिशन 2020 का सपना पूरे भारत को दिखाया था। उन्होंने भारत को ऐसा विश्वास दिलाया कि हम 2020 तक एक विकसित राष्ट्र यानी एक डेवलप्ड नेशन होंगे। The Vision India 2020 to transforming India into a developed nation. 2014 तक जब भारत में कांग्रेस की सत्ता थी, तब भारत की हालत कैसी थी? भारत की जनता आक्रोश कर रही थी। भ्रष्टाचार की भरमार, धीमी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास में सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी। लोग सवाल उठा रहे थे, क्या भारत कभी नई ऊंचाइयों को छू पाएगा? करप्शन में भारत कई ज्यादा फंस चुका था। कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो अधूरे पड़े थे। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बहुत कम थी। पब्लिक ट्रस्ट बहुत गिर चुका था। ऐसे में जब इलेक्शंस अनाउंस हुए, तब मोदी जी ने एक बड़ा वादा किया, सबका साथ सबका विकास। ये हम सबको पता है। बस यही नहीं, साथ में उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े प्रोग्राम्स भारत में लाए जाएंगे ऐसा विश्वास जताया। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये था, क्या ये सिर्फ वादे रह जाएंगे या कभी हकीकत भी बन पाएगी? 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता को लगा कि शायद अब सत्ता पलट का समय आ चुका है। मोदी जी का भारत की जनता के साथ एक अलग कनेक्शन बना। लोग उन्हें अपने जैसा एक आदमी जो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है ऐसा समझने लगे। और आखिरकार इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद न सिर्फ भारत लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी सब चौंक गए, क्योंकि कई अरसों बाद भारत में एक मेजॉरिटी की सरकार बनी। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया, और यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। सरकार बनने के बाद मोदी जी का पहला टारगेट भारत में डिजिटलाइजेशन करवाना था, क्योंकि दुनिया की टेक्नोलॉजी की रेस में हम बहुत पीछे रह गए थे। आप लोग याद करना, भारत में यूट्यूब बहुत पहले से था, लेकिन जो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज जिनके घरों में वाईफाई होता था या महंगे मोबाइल रिचार्ज होते थे, वही ज्यादातर यूट्यूब पर वीडियोस देखा करते थे। भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने जियो आने के बाद जब रिचार्ज काफी सस्ता हो गया, तब से यूट्यूब देखना शुरू किया। ये डिजिटलाइजेशन का एक छोटा सा एग्जांपल था। 2014 से पहले भारत में डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत कम था। सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी का नामो निशान नहीं था। लोग ऑफिशियल कामों के लिए घंटों खर्च करते थे। तहसील ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो या किसी गाँव का पंचायत ऑफिस, सब जगहों पर लाइन में लगना, घंटों इंतजार करना, उसमें भी रिश्वत देकर काम होता था। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। आधार कार्ड जो था तो पहले से, लेकिन उसको पूरे देश में मैंडेटरी कराया गया। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स अपडेट कराई गई, उन्हें आधार से जोड़ा गया, जिससे हर नागरिक का एक यूनिक डिजिटल आईडी बना। सबके बैंक अकाउंट्स को भी आधार से लिंक करवाया गया, जिससे ब्लैक मनी, करप्शन और फ्रॉड कम हो सके। इसके साथ साथ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिससे टैक्स सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट और इजी हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जीएसटी लागू होना इतना बड़ा कैसे काम हुआ, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत कॉम्प्लेक्स थे। राज्यों के बीच टैक्स वॉर चलता था। जीएसटी ने इसे हार्मोनाइज किया और बिजनेस को बड़ा राहत दिया। आप अगर जीएसटी के बारे में और जानना चाहते हैं कि पूरा हिस्ट्री क्या है उसका, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया गया, अब जो जीएसटी 2.0 आया है उसमें क्या बदलाव हुए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। आज लाखों लोग सीधे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग करते हैं। बिजनेस के लिए भी काम आसान हो गया। डिजिटल इंडिया ने देश को एक नया डिजिटल इकोसिस्टम दिया। यूपीआई पेमेंट्स के जरिए डिजिटल पेमेंट्स का जो एक्सप्लोजन हुआ वो इसी का हिस्सा था। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मोदी सरकार ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्यों ना हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। अगर चाइना की तरक्की देखी जाए तो उसमें सबसे बड़ा रोल मैन्युफैक्चरिंग का है। 2014 तक इंडिया सिर्फ एक सर्विस इकोनॉमी थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक था। भारत ज्यादातर चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता था। मेक इन इंडिया कैंपेन ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया। न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सब कुछ इसे सपोर्ट करने के लिए किया गया। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे कागजात लगाने पड़ते थे, बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते थे, लेकिन अब
भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आगे रखा गया है। अब बिजनेस शुरू करना, स्टार्टअप शुरू करना बहुत आसान हो चुका है। इसी का नतीजा है कि भारत में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो भी गए हैं और अपना जलवा भी बिखेर रहे हैं। इसका रिजल्ट इंडिया का रैंक वर्ल्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जंप किया। पहले जो भारत की रैंक 142वीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे 63rd पोजीशन पर हम पहुंच गए। कंपनीज ने भी भरोसा दिखाया। कई बड़ी ग्लोबल फर्म्स ने इंडिया में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स खोले। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमने अभी देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के धमकाने के बावजूद एप्पल कंपनी में भारत में अपना प्रोडक्शन जारी रखा। आज भारत की यह पावर बन चुकी है। मेक इन इंडिया ये सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है, ये देश को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश थी, जो एक बड़ा सक्सेस है। इंडिया में सैनिटेशन एक बड़ा इशू रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक ओपन डिफिकेशन और अनसैनिटरी कंडीशंस बहुत बड़ी समस्या थी। 2014 में मोदी जी ने शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन। ये सिर्फ टॉयलेट्स बनवाने की कैंपेन नहीं थी, वो एक सोशल मूवमेंट थी। हर सिटीजन से कनेक्टेड कैंपेन, अवेयरनेस ड्राइव्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, सब मिलाकर जनता को क्लीन इंडिया के लिए प्रेरित किया गया। 2022 तक सरकार ने 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनाए। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ODF डिक्लेयर हो चुका है। यकीन मानिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि सैनिटेशन डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जहां भारत के लोगों को पहले अनकल्चर्ड और गरीब दिखाया जाता था, भारत की इमेज एक साफ सफाई वाला देश ऐसी बन गई थी। वही भारत आज बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। बड़े बड़े फॉरेनर क्रिएटर्स भारत में आकर व्लॉग्स बनाते हैं और भारत की ये सुंदरता दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग की। 2014 से पहले इंडिया की इंटरनेशनल इमेज काफी मॉडरेट थी, लेकिन मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को एक्टिव और एग्रेसिव बनाया। पीएम मोदी ने कई देशों का दौरा किया, जिस पर बहुत बवाल भी होता था कि कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही अलग अलग देश घूम रहे हैं, सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं। लेकिन लोग बाद में समझे कि उसके पीछे क्या कारण था। आज USA, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन नेशंस भारत को अलग नजरिए से देखते हैं। लगभग हर साल वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर रैंकिंग में मोदी जी हमेशा फर्स्ट होते हैं। G20 समिट्स, ब्रिक्स मीटिंग्स में इंडिया की सक्रिय भागीदारी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने कोविड-19 के समय में कई देशों को लाइफ सेविंग वैक्सीन भेजे। इससे इंडिया की इमेज एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर की बन गई। आज जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्वाड अलायंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इन सब में भारत एक सेंट्रल फिगर बन चुका है। कभी सोचिए एक देश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। मोदी सरकार ने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज के निर्माण में अनप्रेसिडेंटेड स्पीड दी। नेशनल हाईवेज की लेंथ बढ़ी, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मॉडर्न फैसिलिटीज वाले 100 सिटीज को चुना गया। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उतना कारगर साबित नहीं हुआ। इसके बाद एनर्जी सेक्टर को भारत में बड़ा पुश दिया गया। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ी। ये सारे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर रहे हैं। लोगों को न्यू जॉब्स भी मिल रही है, जिससे मिडिल क्लास ग्रो हो रहा है। अब कोई कहानी पूरी नहीं होती बिना क्रिटिसिज्म के। मोदी सरकार पर कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। जीएसटी की शुरुआत में स्मॉल बिजनेसेस को कठिनाइयां हुई। डीमोनेटाइजेशन का फैसला भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोट्स बंद कर दिए गए। इससे इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। लेकिन बाद में मेजोरिटी कम्युनिटी की कंसर्न्स, फार्मर्स के प्रोटेस्ट, ये सब टॉपिक्स चर्चा में रहे। लेकिन मोदी सरकार ने उसे उतने ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया। लेकिन एक बात साफ है, हर बड़े बदलाव के साथ चैलेंजेस आते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि कौन उन्हें कैसे हैंडल करता है। कुछ लोगों ने इसे विजनरी चेंज बताया तो कुछ ने क्रिटिसाइज किया। हमारा मकसद बस ये है कि पूरे पिक्चर को समझे, न सिर्फ एक पॉलिटिकल लेंस से देखे।
आज भारत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि ग्लोबल रेस्पेक्ट में भी बहुत मजबूत हो चुका है। जीडीपी ग्रोथ फिर से मोमेंटम में है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। डिफेंस कैपेबिलिटीज ने नए हाइट्स छुए हैं। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आया है। यूनिकॉर्न्स की संख्या में इंडिया तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। डिजिटल एडॉप्शन हर जगह हो रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन चुका है। जनता में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोग अब बदलाव की उम्मीद भी रखते हैं। यह बदलाव किसी भी सरकार के अलोन एफर्ट से नहीं आए बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से आए हैं। दोस्तों, कलाम सर के सपने से हम आज भी थोड़े दूर हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सरकार ने यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़वाया है और कलाम सर भी यही मानते थे कि भारत का यूथ ही भारत का भविष्य है। आज हम बने ही पूरी तरह से डेवलप नेशन नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। मैंने इस वीडियो में तो भारत की संस्कृति की बात भी नहीं की है, कैसे विकास के साथ संस्कृति भी संभाली जा रही है, कैसे आज दुनिया इसकी बात कर रही है कि हिंदू ग्रंथ और हिंदू संस्कृति एक बड़ा दिव्य है। भारत का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबा और जटिल सफर है। ये कहानी है एक देश की जो खुद को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है। और अगर मोदी जी की बात करें तो ये बात उन पर बिल्कुल लागू होती है। यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है या उन्हें कुछ और बदलाव लाने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।